नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हेल्थ एंड बुक का 22वां चैप्टर यानी 22वां अध्याय लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसके पुराने भाग नहीं देखे तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। सुजिन टैंगनिंग के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर चला गया और चुपचाप घर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह काफी सुंदर ढंग से सजा हुआ था और हर बारीकी पर ध्यान दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घर अभी भी सुंदर और उत्तम दर्जे का दिखे। इससे ऐसा नहीं लगा कि मालिक सिर्फ अपनी संपत्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बस इतना भव्य था और कुछ भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया था। अभी तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। तांगनिंग ने दरवाजे के बाहर ही सुजिन को रोका और पहले कमरे में कदम रखा। सुजिन दरवाजे के पास दीवार के सहारे आलस से झुक गया और उसने महसूस किया कि वह अंदर की बातचीत सुन सकता है। भले ही वे जोर से बात नहीं कर रहे थे, शरीर को मजबूत करने वाले उस अमृत को लेने के बाद न केवल उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ गई थी बल्कि उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति भी बढ़ गई थी। इसीलिए जब वह दरवाजे के सहारे झुक गया तो वह अंदर की दोनों लड़कियों द्वारा कहे जा रहे हर शब्द को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ये यूं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अपना दिमाग चेक करवाने की जरूरत नहीं है? क्या तुम यह बकवास बंद कर सकती हो? तुम्हारे माता पिता लगभग पागल हो रहे हैं। तुम उन्हें अपने लिए इतनी चिंता क्यों करवाती हो? तांगनिंग ने झल्लाहट भरी आवाज में कहा। बहन, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आती। मुझे वाकई जिंदगी बहुत निरर्थक लगती है। अगर मुझे डर न होता कि मेरे माता पिता का दिल टूट जाएगा तो मैं बहुत पहले ही मरने का फैसला कर लेती। कमरे में दूसरी आवाज बहुत मीठी और सुखद थी, इसीलिए सुजिन ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वह आवाज किसी सुंदर और विनम्र लड़की की होगी। तांगनिंग ने पलटकर जवाब दिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने पहले ही मरने का फैसला कर लिया था? देखो, अगर तुमने फिर से खुद को मारने की हिम्मत की तो मैं भी खुद को मार डालूंगी। निंग। येयू ने तांगनिंग का नाम लंबा खींचा और तांगनिंग के जवाब से वह भी उतनी ही परेशान लग रही थी, लेकिन वह इस तथ्य से भी तसल्ली महसूस कर रही थी कि तांगनिंग उसका बहुत ख्याल रखती थी। मेरे सामने क्यूट बनने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। आज हमारे घर में एक मेहमान है तो उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। तांगनिंग ने दरवाजा खोलने से पहले कहा और देखा कि सुजिन दरवाजे के फ्रेम पर टिका हुआ है। उसने उसे आवाज लगाई और कहा, अंदर आ जाओ। सुजिन कमरे में चला गया और चारों ओर देखने लगा। यह एक स्टीरियोटाइप लड़की का कमरा था जिसे ज्यादातर गुलाबी रंग में रंगा गया था और कुछ सफेद और दूसरे पेस्टल रंगों से इसे एक सौम्य और मनमोहक रूप दिया गया था। तांगनिंग ने सुजिन को येयू से अपना चचेरा भाई बनाकर मिलवाया। जब येयू आई तो सुजिन तुरंत अचंभित हो गया। पहले उसका अनुमान था कि वह मीठी आवाज निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की की है, लेकिन येयू उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग थोड़ा पीला था और उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, जो इस बात का संकेत था कि वह बहुत देर तक जागती रहती थी। उसके काले बाल झरने की तरह उसके कंधे से नीचे गिर रहे थे, लेकिन सिरे थोड़े सूखे थे। हालांकि इनमें से किसी ने भी उसकी सुंदरता को प्रभावित नहीं किया, इसके बजाय वे उसे थोड़ा कमजोर दिखा रहे थे। अरे सूर को, अगर यह चचेरा भाई है तो क्या उसे ये या तांग नहीं होना चाहिए? उसका उपनाम सू क्यों है? येयू ने अपनी बड़ी और चमकीली आंखों से तांगनिंग को घूर कर देखा। सुजिन को लगा कि अगर येयून उसे इस तरह घूरती रही तो वह उससे झूठ नहीं बोल पाएगा, लेकिन तांगनिंग इन दोनों आंखों से बिल्कुल प्रभावित नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों को येयून के सिर पर थपथपाया और कहा, वह एक दूर का रिश्तेदार है। घर पर कुछ बातें हो गई और इसीलिए इसने अपना उपनाम बदलकर सू रख लिया। ओह अच्छा। येयू ने अपने सिर के उस हिस्से को पकड़ लिया जो चोटिल हो गया था और उसके चेहरे पर दयनीय भाव थे। फिर उसने सुजिन को बधाई दी। हेलो चचेरे भाई सुजिन। यो सुजिन अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया
लेकिन उसके शब्द हकलाने लगे। ऐसा कहने के बाद सुजिन को लगा कि वह खुद को इतनी शर्मिंदगी के लिए थप्पड़ मार ले। अरे सुजिन, क्या आपको हकलाने की समस्या है? येयून ने उत्सुकता से पूछा। सुजिन की प्रतिक्रिया पर तांगनिंग लगभग हंस पड़ी, इसीलिए उसने अपना गला साफ किया और कहा, क्या बकवास है, वह तुमसे पहली बार मिल रहा है, इसीलिए वह थोड़ा नर्वस है। एक बार जब तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान जाओगे तो वह ठीक हो जाएगा। सुजिन, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। वह कमरे से बाहर चली गई और सुजिन को अपने पीछे आने के लिए इशारा किया। सुजिन ने भी कमरे से बाहर जाने से पहले येयून को एक मुस्कान दी। उनके चले जाने के बाद तांगनिंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और वह बिना कुछ कहे बस सुजिन को देखती रही। सुजिन को उसकी घूरती निगाहों से थोड़ा अजीब लगा और उसने शर्म से अपनी नाक रगड़ी। क्या मैं अभी थोड़ा बेवकूफ लग रहा था? तांगनिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। जरा नहीं, बहुत बेवकूफ। मेरी चचेरी बहन वाकई बहुत सुंदर है ना? हाँ वह है, सुजिन ने हंसते हुए कहा, लेकिन अब वह सिर्फ उसकी खूबसूरती की प्रशंसा कर सकता था। वह किसी के पीछे जाने की स्थिति में नहीं था और अगर वह उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाता तो इससे उसे खुशी के बजाय दुर्भाग्य ही मिलेगा। देखो, मेरे चाचा चाची को पारिवारिक पृष्ठभूमि और उस सब की परवाह नहीं है। अगर तुम एक अच्छे लड़के हो और मेरी बहन को तुम पसंद हो तो वह तुम्हें स्वीकार करेंगे। इसीलिए कड़ी मेहनत करो और तुम्हें भविष्य में मौका मिल सकता है। तांगनिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके कंधों को थपथपाया। अच्छा, तो मुझे वाकई ऐसा करना चाहिए, सुजिन ने भी हंसते हुए कहा, लेकिन उसका दिल हार मानकर आहें भर रहा था। जब से उसे हैंडबुक का मालिक बनने के लिए चुना गया था तब से उसे कभी भी एक सामान्य इंसान की तरह जीवन नहीं जीना था। बस हो गई बेकार की बातें। मैंने तुम दोनों को पहले ही मिलवा दिया है, तो उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करो, ठीक है? मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। तांगनिंग ने सुजिन को गंभीरता से कहा और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चिंता मत करो, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं निश्चित रूप से अच्छा काम करूंगा, सुजिन ने तांगनिंग को सलाम करते हुए कहा। उसने उस पर अपनी आंखें घुमाई, फिर कमरे में वापस चली गई और कहा, जियायुन, मुझे जाना होगा। कंपनी मुझे कुछ जरूरी मामलों को संभालने के लिए वापस बुला रही है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए नहीं रह सकती। सुजिन अभी अभी एससिटी में आया है और तुम्हारे माता पिता भी व्यस्त हैं, इसीलिए उसे घूमने में थोड़ी मदद करो, ठीक है? सुजिन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप जियोन से पूछ सकते हैं। हम सब एक परिवार हैं, इसीलिए शर्माए नहीं। तांगनिंग ने मुड़कर सुजिन को आंख मारी। सुजिन को अचानक लगा कि वह किसी जाल में फंस गया है। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसका यह आम तौर पर सुव्यवस्थित और कुशल बॉस भी इस तरह के पागलपन भरे विचार लेकर आ सकता है। तांगनिंग के चले जाने के बाद कमरे में सिर्फ सुजिन और येयुन बचे थे। येयुन ने सुनिश्चित करने के लिए अपना सिर बाहर निकाला कि तांगनिंग चली गई है। फिर सुजिन की ओर मुड़ी और बोला, तुम मेरे चचेरे भाई नहीं हो। यह सही है, मैं तुम्हारा चचेरा भाई नहीं हूँ, सुजिन ने सिर हिलाकर कहा। उसे लगा कि तांगनिंग और येयुन के माता पिता शुरू से ही बहुत समझदार थे और येयुन भी मूर्ख नहीं थी। वह बता सकती थी कि सुजिन वास्तव में उसका चचेरा भाई नहीं था और ऐसा लग रहा था कि येयुन वास्तव में बहुत बुद्धिमान थी। मेरे माता पिता ने तुम्हें यहाँ आने के लिए काम पर रखा है। येयुन बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई और अपने हाथों से अपना चेहरा ऊपर उठाया, जबकि वह सुजिन को ऐसे देख रही थी जैसे कि वह उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता था। चूंकि वह इतनी सीधी बात कह रही थी, इसीलिए उसने उसके साथ ईमानदार होने का फैसला किया। यह सही है, तुम्हारी चचेरी बहन को डर था कि तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम कर सकती हो, इसलिए वह चाहती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। कभी कभी मुझे मेरे माता पिता पर विश्वास नहीं होता। अगर मैं वास्तव में मरना चाहती तो वे मुझे नहीं रोक पाते और ना ही तुम। उसने उसकी ओर देखा और आह भरी। अरे भूल जाओ, तुम यहाँ रह सकते हो, क्योंकि इससे उन सभी को बहुत शांति महसूस होगी। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, यहाँ असली समस्या क्या है? क्या तुम सिर्फ बुरे दौर से गुजर रही हो या तुम्हारे मन में रॉक स्टार बनने के सपने हैं? अब जबकि सुजिन ने पहले से ही तय कर लिया था कि वह येयुन को लुभाने की कोशिश नहीं करेगा, उसने उसके सामने इतना संकोची होना बंद कर दिया और अपनी बात कह दी।
बोलते बोलते उसने मेज पर रखा एक फोटो फ्रेम उठा लिया। ये उनने फोटो फ्रेम उससे छीन लिया और उसे घूर कर देखा। तुम मुझे क्या समझते हो? एक बेवकूफ जवान लड़की। मेरे पास अपने कारण हैं, बस जीना बहुत थका देने वाला है। तुम एक अमीर आदमी की बेटी हो, इसलिए तुम्हारा जीवन मेरे जैसे आम लोगों से ज्यादा थकाऊ नहीं हो सकता, जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हम सभी अभी भी जिंदा और स्वस्थ हैं, तो तुम अपनी जिंदगी खत्म करने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? सुजिन ने आह भरी। हैंडबुक के मालिक बनने से पहले उसका जीवन वाकई बहुत थका देने वाला था। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसे कैसे कमाया जाए, और वह हमेशा सबसे सादा और सस्ता खाना खाता था जो उसे मिल सकता था। लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं आया। ये अलग है, वो अलग है। आपके बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो समझ सकती हूँ कि मैं क्यों मरना चाहती हूँ। यही उनने समान रूप से भारी आह भरते हुए कहा। सुजिन ने हंसते हुए कहा, आपको मरने का फैसला करने से पहले सावधानी से सोचना होगा। हम किसी ऑनलाइन वीडियो गेम में नहीं हैं जहां आप बस अकाउंट को हटा सकते हैं और किसी नए डोमेन में नया अकाउंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मृत्यु वास्तव में अंत है, या यह आपके लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है? ये उन्हें उत्साह से सुजिन से पूछा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम किसी किशोरावस्था के गुस्से के दौर से नहीं गुजर रही हो? जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया काफी डरा देने वाला है। सुजिन ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे यकीन है कि तुम कुछ हद तक गेमिंग के आदी हो, इसलिए तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। इसके अलावा भले ही तुम किसी गेम में से कोई खाता हटा दो, तुम्हें किसी दूसरे सर्वर से नया खाता शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उन खिलाड़ियों के साथ खेलना जारी रखना चाहते हो जिनके साथ तुम पहले खेलते थे, तो तुम उसी सर्वर में एक नया चरित्र बनकर फिर से शुरू कर सकते हो। ये उन्हें मुस्कुराते हुए सुजिन के बारे में बड़बड़ाते हुए कहा। सुजिन हंसने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे लगा कि उसे कुछ समझ में आ गया है। उसने ये उनसे पूछा, क्या तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम उसे दोहरा सकती हो? क्या आप गेमिंग के आदी हैं? वह हिस्सा नहीं, आखिरी हिस्सा। बस एक नया चरित्र बनाए। बस यही तो यही है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने लंबे समय तक इसे नहीं समझ सका। अगर यह ऐसे ही काम करता है तो सब कुछ समझ में आ गया, सुजिन ने खुद से कहा। जब वे फैंटेसी टाउन में थे, लियो यिंगिंग ने कहा कि चुई के लिए अपना नंबर पीछे छोड़ना व्यर्थ था, और जब सुजिन ने चुनौती पूरी करने के बाद चुई का नंबर आजमाया तो चुई का नंबर किसी और का निकला। लियो यिंगिंग और जियांग ली ने कोई संपर्क जानकारी पीछे नहीं छोड़ी, और डीमन गॉड ने भी उल्लेख किया था कि उन्हें बहुत अनिश्चितता थी कि क्या सुजिन अभी भी उन्हें खोजने के लिए वापस आ पाएगा, और सुजिन का इंतजार करना बहुत जोखिम भरा था। सुजिन इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था और समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब सब कुछ दिन की तरह स्पष्ट लग रहा था। अगर मनुष्य गेम का दूसरा अकाउंट बना सकते हैं तो कोई और भी इसी तरह दुनिया बना सकता था जिसमें मनुष्य रहते थे, जैसे पैरेलल यूनिवर्स। अगर ऐसा है तो हैंडबुक की दुनिया का अस्तित्व अब ज्यादा समझ में आता है। और अगर ये सभी परिकल्पनाएं सच साबित होती हैं तो क्या इसका मतलब यह होगा कि दुनिया में मॉरपीजी जैसे सर्वर भी होंगे? अगर चुई, जियांगली, लियो यिंगिंग और खुद अलग अलग सर्वर से जुड़े होते और उन्हें सिर्फ तभी एक साथ रखा जाता जब कोई चुनौती शुरू होती, तो हर बार जब वे कोई चुनौती पूरी करते तो वे अपने मूल सर्वर पर वापस लौट आते और उनके पास एक दूसरे से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं होता। क्या ऐसे ही काम करता है? क्या मेरा अनुमान सही है? सुजिन को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। उसे मामले की सच्चाई समझ में आ गई, लेकिन इस सच्चाई ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और उसे स्वीकार करना उसके लिए काफी मुश्किल था। अरे तुम्हें क्या हुआ? येयुंग ने देखा कि सुजिन खो सा गया था, इसलिए उसने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ लहराया। वह तुरंत अपनी हैरानी से बाहर आया और गहरी सांस ली। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। तुमने समानांतर ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझ लिया है, इसीलिए तुम्हें एक लीडर का टैग मिल गया है। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे वह केवल तभी सुनने की उम्मीद करता था जब वह अपने निजी नर्क क्षेत्र में होता।
क्योंकि वह ब्लैकी की आवाज थी। उसी समय उसे लगा कि उसके जैकेट की जेब बहुत गर्म है जहां पर उसने अपनी हैंडबुक रखी थी। माफ करना, मुझे वॉशरूम जाना है। सुजिन ने येऊ की तरफ माफी मांगते हुए मुस्कुराया। अरे जरूर, यह आपके बाईं ओर से तीसरा दरवाजा है। चुई ने गलियारे के साथ एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। सुजिन तुरंत उस दिशा में चला गया। उसके बाहर जाने के बाद येऊ ने छत की ओर देखा, फिर अपने तकिए में से एक को झटका। उसके तकिए के नीचे से एक काली किताब निकली। एक बार जब कोई इसके नियंत्रण में आ जाता है तो क्या फिर भी जीवित रहने या मरने का कोई अर्थ रह जाता है? येऊ ने आह भरी। अब मैं उस आदमी के पीछे अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। और इसी के साथ हेल्थ हैंडबुक का ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए